ओके, हमने कल जहाँ तक बात करी मानव विकास का पूरा हमने डिस्कस कर लिया था कि मानव विकास होता क्या है। इसके बाद में हमने बात शुरू करी थी आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। आर्थिक उपलब्धियों में हमने ये डिस्कशन कर लिया था कि हमारे एक सेकेंड। ओके, आर्थिक उपलब्धियों में हमने दो चीजों की बात करी थी, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय उपलब्धता, जिसको हमने बोला कि हम 3 ग्रुप्स में पूरे अपने राज्यों को बांट सकते हैं। एक जिनमें 30 से ऊपर वाले जो है, जो गरीबी रेखा से ऊपर है, जिसमें 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, वो पहला ग्रुप हो गया। दूसरा हो गया जिसमें 10 से 20 के बीच में है, और तीसरा हो गया जहां गरीबी रेखा से 10% से भी कम लोग हैं। इसका मतलब ये काफी डेवलप्ड स्टेट्स हैं हमारी। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई डाउट है? आज भी ये भी डिस्कस हो गया था, आज की क्लास में भी हुआ है। और ये नो टेबल, मैम। डाउट नहीं है किसी को? चले आगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब हम आते हैं स्वस्थ जीवन के सूचक। अब क्योंकि हमने बात करी थी कि एक अच्छी अगर हमें लाइफ चाहिए तो हमारे को स्वस्थ जीवन जीना बहुत जरूरी है। आप लाइफ में तभी कुछ कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी है। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर ही नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमें लोगों को एक अच्छा स्वस्थ जीवन दे पाना भी बहुत जरूरी है। और अच्छे स्वस्थ जीवन की परिभाषा क्या है? रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन। रोग और पीड़ा मतलब कोई भी बीमारी जिससे हम नॉर्मली बचा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को बचपन में ही कई तरह के टीके लगाए जाते हैं। तो उन टीकों का क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य यही है कि बच्चा कई ऐसी बीमारियों से बच जाए जो छोटी एज में भी हो सकती है और आगे भविष्य में भी उसको हो सकती है, बट एज अ प्रिकॉशन हम पहले ही उसको टीका लगा देते हैं, बीमारी होने ही नहीं देते हैं। इसी के साथ में आगे और क्या हम सोचते हैं? एक तो रोग और पीड़ा से मुक्ति है, दूसरा यथोचित दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। या तो दीर्घ और स्वस्थ जीवन तभी होगा जब आप बीमारियों से मुक्त होगे, जब किसी तरह की पीड़ा नहीं होगी, तभी तो इंसान की लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ेगी। इसीलिए इनके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। उसके बाद में और क्या पैरामीटर्स को हम लेते हैं? शिशु मर्यादा और माताओं में प्रजनन मृत्यु दर को घटाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो जो अभी भी बहुत सारी डिलीवरीज नॉन इंस्टीट्यूशनल है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब है कि लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे हैं डिलीवरीज के लिए, घर पर ही डिलीवरीज हो रही हैं। और जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान क्या रहता है? कई लोगों की डेथ हो जाती है इस दौरान, क्योंकि आप घर पे इतनी फैसिलिटीज तो होती नहीं है, लास्ट मिनट कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो आप क्या करोगे? कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया में ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे गाँव में भी डिस्पेंसरीज खोली जाएं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोले जाएं, ताकि लोग जो हैं वो अपने घर के सदस्यों को हॉस्पिटल्स तक लेकर आए, जिससे बच्चों को भी बचाया जा सके। पैदा होते ही बच्चे को भी बहुत रिस्क होता है, और माताओं को भी बचाया जा सके, ताकि जिसको हम इंग्लिश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रजननोत्तर मृत्यु दर बोलते हैं, इसको हम नीचे ला सके। इसके अलावा जो तीसरा वल्नरेबल ग्रुप है वो हमारा है जो वृद्ध होती जनसंख्या है। उनके लिए भी हमें स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ानी है। अगर हम उनको स्वस्थ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरह से उपलब्ध करा पाएंगे तो बुढ़ापे में होने वाली कई सारी बीमारियों से वो लोग बच पाएंगे। और फिर इन जनरल जो हमें सबको देना है वो क्या है? पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा। पर्याप्त पोषण बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है, अब आप लोगों को स्कूल्स में जैसे आयरन की टैबलेट दी जाती है, उसका क्या उद्देश्य है? बिना आयरन की या आयरन की कमी के कारण अनीमिया होता है, और अनीमिया से आपको थकान रहेगी हर समय, जो आप पढ़ रहे हो वो याद भी नहीं होता क्योंकि ब्रेन के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीजें होती हैं, हमारे खाने पीने में अगर पोषण कम है तो भी इंसान अपने 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएगा। तो ये भी हमारा एक स्वस्थ जीवन का सूचक है। अगर लोगों को पूरा पोषण मिल रहा है, वो रोगों से मुक्त हैं, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम नीचे लेकर आ पा रहे हैं, और साथ में वृद्ध लोगों के लिए हम स्वस्थ सेवाएं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम एक अच्छे स्वस्थ जीवन की ओर अपने देश को लेकर जा रहे हैं। इसमें भी अगर हम बात करें
स्वास्थ्य सेवाओं में भी हमने काफी कुछ जो है वो इम्प्रूव करा है। इसमें एक नया एडिशन जो है बुक में, ये कुछ साल पहले ही ऐड हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन, और इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन, आप लोगों ने तो इसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटी स्कूल में होते हुए भी देखी है, बट इसका एक्चुअली में उद्देश्य है क्या? कारखानों से जो विषैले और जैविक पदार्थ निकल रहे हैं, जो कचरा निकल रहा है, जो शहरों में कचरा आ रहा है, घरों का भी आता है, इंडस्ट्रीज का भी आता है, तो उन सबको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगर हम, जहाँ पर हम लोगों का एरिया है, यहाँ से थोड़ा आगे आप जाते हो तो समयपुर बादली का बॉर्डर एरिया जो आ जाता है, वहां पे आपने देखा है कूड़े के कितने बड़े बड़े ढेर हैं। तो आप सोचो, रोज टनों के हिसाब से, हजारों टनों के हिसाब से कूड़ा जनरेट हो रहा है दिल्ली जैसे महानगर का। उसको अब कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्योंकि अगर वो जगह जगह पड़ा रहेगा तो बीमारियों का घर बनेगा, और धीरे धीरे इससे वायु प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, और वही प्रदूषित चीजें अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ का तो बुरा होना ही होना है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या चीज देनी है? स्वच्छ परिवेश। और स्वच्छ परिवेश में जितना सरकार का काम है उतना ही हमारा भी काम है। ऐसा नहीं है कि सरकार ही आके सब कुछ करेगी और हम कुछ नहीं करेंगे। एमसीडी की गाड़ियां आती हैं, फिर भी लोग सड़कों पे कूड़ा डालेंगे, तो उसमें किसकी कमी है? सरकार की नहीं ना, हमारी कमी है। तो हमें यहाँ पर इन चीजों को भी समझना है कि सरकार के साथ साथ हमारा भी पूरा, हमारी जिम्मेदारी है। और ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है कि अपने आसपास सफाई रखो, मगर अगर हर कोई गंदगी फैलाने लगेगा तो सोचो कूड़ादान बनने में क्या देर लगेगी किसी भी जगह को। तो अपने लेवल पर हम जितना कर सकते हैं उतना हमको एक एक अवेयर सिटीजन की तरह, एक अच्छे समझदार पढ़े लिखे इंसान की तरह इस चीज के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे, स्पेशली अगर हम झुग्गी बस्तियों की बात करें, तो वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज हैं ही नहीं, और लोग जो है आज भी खुले में जाकर के शौच करते हैं, जिससे हजारों किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं। तो अभी पोर्टेबल टॉयलेट्स जो है सरकार सब जगह पर दे रही है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है सब जगह पर पक्के शौचालय की फैसिलिटीज भी आ जाएं। तो भारत सरकार ने ये कुछ पॉइंटर्स हैं, इसके उद्देश्य निम्न है। ये पॉइंटर्स आपको याद करने जरूरी हैं। इस पर पूरा एक फुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों शुरू किया गया और इसके उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य में सबसे पहले आपका आ गया, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त और नगर निगम के 100% ठोस कचरा का वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंधन। अगर हम सिंगापुर का एग्जाम्पल लें, सिंगापुर एक बहुत ही छोटी सी जगह है और हमसे काफी ज्यादा डेवलप्ड है, मगर वहां पर इतना इफेक्टिवली वो लोग अपना कूड़े को मैनेज करते हैं। उस कूड़े से वहां पर बिजली बनाई जाती है, और वो बिजली इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बनती है कि वहां पे बिजली की कोई कटौती ही नहीं होती है। तो अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए भी लेकर आ पाए तो हमारी दोनों समस्याएं दूर हो जाएंगी, कूड़े की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और बिजली की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो ये वैज्ञानिक तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे उचित प्रबंधन के। ओके। फिर घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, इनका निर्माण। फिर ग्रामीण भारत में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन, क्योंकि अभी भी आप गांव में जाओगे ना तो लोगों के पास में फ्यूल कनेक्शंस नहीं है। लोग आज भी क्या यूज कर रहे हैं? गोबर के उपले या फिर लकड़ी, उससे चूल्हा जला रहे हैं। आप सब हो यहाँ पे? इतनी शांति है, समझ आ रहा है? ओके ओके, Yes, आवाज भी क्लियर है बेटा? yes, ma'am. ओके ओके बच्चों। तो साफ ईंधन उन तक पहुंचाना, एलपीजी के कनेक्शंस वहां तक देना, जो उज्ज्वला योजना अभी शुरू हुई थी, उसका पर्पस यही था कि जो गरीब से गरीब भी है वो भी सिलेंडर या एलपीजी को यूज कर पाए। ओके। इसी तरह से जल से होने वाले रोगों की रोकथाम करना, पीने लायक जल की व्यवस्था, अपारंपरिक पर अपरंपरागत ईंधन के स्रोत, जिनमें हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें, क्योंकि ये क्या है? ये नॉन पॉल्यूटिंग है, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता। आप चाहे आप विंड एनर्जी यूज करो, सोलर एनर्जी यूज करो, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो इनको बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। अभी हमारी पूरी डिपेंडेंसी किस पे है? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पे है, जिसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं? मेनली पेट्रोल। एक मिनट, अब मेरे को आप सबको म्यूट करना पड़ेगा, कईयों के खुल गए माइक, आवाजें आ रही हैं।
ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि अपरंपरागत में तो पॉल्यूशन नहीं होता, बट अभी हमारी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा कोयले पर है, जिससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इसीलिए हमें धीरे धीरे ये भी डेवलप करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? अब हम आते हैं इसके लास्ट पैरामीटर पे, सामाजिक। अच्छा, ये जो है ये कुछ फैक्ट्स हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, इनको आप एक बार रीड कर सकते हो कि कैसे हमने इम्प्रूव करा है ओवर द इयर्स, कैसे मृत्यु दर में डिक्लाइन आया है, हम कम कर पाए हैं। 1951 में हमारा मृत्यु दर 25.1 था, जो घटकर 2015 में कितना आ गया है, 6.5। इस पूरे पैराग्राफ के आपको बच्चे पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में समय के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या अचीवमेंट हमने पाई है या क्या उपलब्धि है हमारी, क्या इम्प्रूवमेंट आई है, तो आपको ये वाले फैक्टर्स बताने पड़ेंगे। आपको एग्जैक्टली अगर नंबर नहीं याद रहता है तो आप राउंड फिगर में यूज कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 25, अप्रोक्सीमेटली 5%, 7%, इस तरह से कर सकते हो। बट वर्ड अप्रॉक्स लगाना जरूरी होता है जब हम राउंड ऑफ में किसी भी चीज को यूज करते हैं। जीवन प्रत्याशा में देखो हमने कितनी अच्छी अचीवमेंट करी है। 1951 1951 में एक एवरेज भारतीय कितने साल जीता था, 37 साल। मतलब इस समय तक मैं तो मरी गई होती। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो 2015 तक हम इसको कहाँ तक लेकर आए, 66.9, मतलब लगभग 67 इयर्स तक एक एवरेज इंडियन की हम लाइफ स्पैन को लेकर आए हैं। और लेडीज का जो होता है लाइफ स्पैन वो और भी ज्यादा हमने 70 साल तक हम लेकर आ पाए हैं, क्योंकि लेडीज के साथ में एक थोड़ा एडवांटेज ये रहता है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, भारत में ज्यादातर लेडीज जो हैं वो बाहर काम नहीं करती हैं, जिसके कारण उन वो कई तरह की बीमारियों से बच जाती हैं, तो इसीलिए उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मेल्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बेटर होता है। इसके बाद में दूसरे और जो हमारे पैरामीटर्स आते हैं वो लिंग स्पेसिफिक या फिर हमारे जेंडर से रिलेटेड, जिसमें मेल और फीमेल का, क्योंकि हम हर जगह देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन रहता है, तो उसको भी हमने इम्प्रूव करा है। नेक्स्ट आते हैं हम सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। इसमें हमारा सबसे मेन चीज क्या है, विकास मुक्ति है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने शुरू में ही बात करी थी, दो चीजें दे रहा है हमें विकास। अगर हम कर रहे हैं तो हम उसके साथ दो चीजों को अटैच करते हैं, एक विकल्पों में वृद्धि और दूसरी स्वतंत्रता। तो अगर आपको मुक्ति नहीं दे पा रहा है विकास, तो वो विकास सही नहीं है। मुक्ति किस किस चीज से, भूख से, गरीबी से, दासता से, बंधुआकरण से, अज्ञानता से, निरक्षरता से। अब ये भूख गरीबी सिंपल है, अज्ञानता भी समझ आ गया होगा आपको। भूख गरीबी कब दूर होगी, जब लोगों के पास में रोजगार होगा। अज्ञानता कब दूर होगी, जब लोगों के पास में एजुकेशन होगी। दासता और बंधुआकरण, अब वैसे काफी हद तक ये इसको हमने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स या हमारे जो मूल अधिकार, हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें एक राइट है जिसमें ये बोला गया है कि आप किसी को भी अ, इंसान का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है इंडिया में, तो इंसान को बेचना खरीदना दोनों ही क्राइम है। तो पहले क्या होता था, किसी ने किसी का पैसा देना है, वो नहीं दे पाया तो उसका पूरा परिवार ही वहां पे मजदूरी करता रहता था। बट अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप किसी से काम ले रहे हो तो आपको उसके बदले में पैसे उसको देने पड़ेंगे, चाहे कारण कुछ भी हो। तो ये दास्ता और बंधुआकरण को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े जमींदार जो थे उन्होंने भूमि जब्त कर ली किसान, छोटे किसानों की, जिन्होंने उनसे कर्जे लिए हुए थे, और साथ में उनके पूरे परिवार को इस तरह से अपने साथ काम में लगा दिया। तो ये बड़ा इनह्यूमन है, इसीलिए इससे मुक्त होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो क्लास के बेसिस पे हो चाहे कास्ट के बेसिस पे हो, इस तरह का भेदभाव कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब करने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है, साक्षरता से, पढ़ाई से। तो अगर हम लिटरेसी की बात करें, इस समय हमारे जो दो राज्य जो 90% अबव पर है लिटरेसी में, उनमें से एक हमारा आता है केरला। ये मानव विकास के सूचक है, रुको लिटरेसी वाला ये है डेटा बेटा। यहाँ पे 90% अबव में हम देखेंगे तो इसमें अभी केरला का नाम मुझे दिखाई नहीं दे पा रहा है। ओके, इसमें आप इसको एक बार ध्यान से देखना, मेरे को जल्दी जल्दी देखने में केरला दिखाई ही नहीं दे रहा।
ओके, ये रहा केरला। केरला 90% से ऊपर यहाँ साक्षरता दर है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप की भी यहाँ पर है। और अभी रिसेंटली जो हमारा डेटा है उसमें मणिपुर का भी केरला के आसपास ही लिटरेसी रेट आ चुका है। और यहीं पर हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बहुत कम है हमारा साक्षरता दर, जैसे कि बिहार हो गया, वहां पर आज भी साक्षरता दर काफी कम है। बिहार में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर हमें अभी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, तो जैसे जैसे ये हम लोगों को अगर पढ़ाई कराएंगे तो उनके पास विकल्प जो है वो बढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इनको आपको याद करना है। भारत में कुल साक्षरता लगभग 74.04% है। ये कंट्री का एवरेज है। अगर हम खाली मेल पॉपुलेशन की बात करें तो वो लगभग 85% मेल्स जो हैं वो साक्षर हैं। और अगर हम स्त्रियों की बात करें तो वो नेशनल एवरेज से थोड़ा नीचे है। 65% के करीब हमारी फीमेल्स जो है वो साक्षर हैं। तो यहाँ पर ये डिस्पैरिटी है। दक्षिण भारत में अधिकांश राज्यों की कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। तो यहाँ से हमें एक चीज क्या पता चल रही है कि अगर हम ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी की बात करें, तो उसमें साउथ इंडिया हमसे काफी ज्यादा आगे है। उसमें आज भी हम देख रहे हैं कि लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? नॉर्थ इंडिया की जो सोसाइटी है वो पेट्रार्कियल है, मतलब उसमें फादर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हम लोग अपने नाम के पीछे भी पापा का नाम जोड़ते हैं। मगर साउथ इंडिया की काफी सोसाइटीज मेट्रार्कियल हैं, वहाँ पे मदर्स के नाम को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहाँ पे हाउस के कई तो ऐसे सोसाइटीज हैं जहाँ पे लड़की जो है वो अपना घर नहीं छोड़ती, बल्कि लड़का अपना घर छोड़ करके आता है। या फिर अगर लड़की अपने ससुराल में आती भी है तो भी उसकी पावर ज्यादा रहती है, मदर्स की पावर ज्यादा है, फीमेल्स की पावर ज्यादा है। तो इसीलिए क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है सोसाइटी में, इसीलिए वो पढ़ी लिखी भी हैं, वो अपने राइट्स को लेके अवेयर भी हैं और एम्पावर्ड भी हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में उल्टा है। नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर पितरात्मक सत्ता के कारण ज्यादातर लड़कियों को उतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता जितना वो बढ़ सकती हैं। तो इस डिस्पैरिटी को भी ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। ये प्रादेशिक असमानता वर्ड जो है ना, ये तो इस पूरे चैप्टर का जिस्ट है। इसको तो बिल्कुल समझ लो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी प्रादेशिक असमानता है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी प्रादेशिक असमानता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक में भी असमानता है, और यहाँ पे साक्षरता में भी प्रादेशिक असमानता है। कोई राज्य बहुत आगे है, कोई राज्य बहुत पीछे है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था, सॉरी मैंने मणिपुर बोल दिया था, इट इज मिजोरम। केरला और मिजोरम दो राज्य हैं जहाँ 90% से भी ऊपर है हमारी साक्षरता। ओके, और इसके बाद में यहाँ पर और इसका थोड़ा सा लास्ट आ जाएगा, स्थानिक भिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों और स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों मैं क्या हुआ बेटा? रुको जाओ मैम, वो कुछ बच्चों की डिस्कनेक्ट हो गई। बेटा वो सिग्नल मैम का बच्चे कुछ इशू बोल हुआ रहे हैं। होगा, कुछ सिग्नल का इशू हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ से कोई सेटिंग में कुछ चेंज नहीं करा है। मैम एक्चुअली मैसेज आ रहे हैं बच्चों के। जूम के लिए ना सिग्नल स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जूम में। कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी, इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ साथ। ओके, तो ये ओके एक मैम। इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी ग्रामीण एरिया है, स्त्री हैं, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, जो भूमिहर किसान हैं हमारे, इन लोगों को, जो सीमांत वर्ग हैं, उनमें भी हम साक्षरता बढ़ाएं ताकि वो भी पूरी तरह से कंट्री के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो सके। इसके बाद में आता है भारत में मानव विकास सूचकांक। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बिगनिंग में कि इंडिया जो है वो 130वें स्थान पर, 31वें पर आता है 188 में। और हम जो है वो हम मीडियम ग्रुप में आते हैं, ना बहुत कम में ना बहुत ज्यादा में। बट अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो बहुत सारी स्टेट्स हमारी ऐसी हैं जो निम्न में भी चली जाती हैं, निम्न कैटेगरी में भी। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रादेशिक असमानता है, जिसको हमें दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो सबसे ऊपर हमारा जो स्टेट है वो है केरला। केरला में स्वास्थ्य सुविधाएं, साक्षरता,
अगर सामाजिक समानता हर चीज को हम देखें तो सब में सबसे आगे केरला है, और ये एक रोल मॉडल है बाकी सारे स्टेट्स के लिए कि किस तरह से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें ताकि लोग जो है वो अच्छा जीवन जी पाएं। ओके, यहाँ पर इसमें देखो मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर केरला है, यूनियन टेरिटरीज में सबसे ऊपर दिल्ली है। तो ये जो टेबल बच्चे इसमें दिए हुए हैं ना, इसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद करने हैं ताकि कोई भी आंसर आप लिखो तो उसमें आप ये फैक्ट्स जो है वो कोट कर पाओ, उससे ज्यादा आपका जो आंसर होता है वो इफेक्टिव बनता है। ओके, अब इसके बाद में हमारा जो आता है जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, ये एक नया मुद्दा है जो विकास के साथ जोड़ा गया है। हमने कल की क्लास में बात करी थी कि ह्यूमन जो है, इंसान को विकास का सेंटर होना चाहिए, ना कि विकास को इंसान का सेंटर। तो अगर हम ऐसा विकास करते हैं जिससे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दें तो वो लॉन्ग रन में हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करने वाला है वो विकास। हमें ऐसा विकास चाहिए जो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखे, साथ में हमें ऐसा विकास चाहिए जिससे प्रादेशिक विषमताएं, सामाजिक असमानताएं, भेदभाव, ये सब का, इन सब का विनाश हो, और मानव अधिकारों का अगर कहीं हनन हो रहा है तो वो भी खत्म हो, मानवीय मूल्य जो है उनको हम ऊपर रखें और पर्यावरण का निम्नीकरण जो है उसको खत्म कर पाए। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये हमारा अभी विकास की जो अवधारणा है वो एक्चुअली इन सबको बढ़ा रहा है। हम एक स्टेट को डेवलप कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर पा रहे हैं, तो उन दोनों में असमानताएं बढ़ गई। लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, वहां पर उनके साथ भेदभाव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता है, अपनी जगहें छोड़नी पड़ती हैं, और इस तरह से वो बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं, उनके मानव अधिकार उनसे छीने जा सकते हैं। और हम जगह जगह इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमारा विकास जो नहीं होना चाहिए था इस समय वो सब कुछ है। तो इसीलिए हमें इस चीज को बहुत गंभीरता से समझना होगा कि आगे आने वाली अगर हम जनरेशन्स को ध्यान में रखें तो हमें अपने रिसोर्सेज उनको हैंड ओवर करने हैं। हम सब कुछ निपटा के नहीं जा सकते, हमको आगे भी तो ये डेवलपमेंट को कंटिन्यू करना है। इसीलिए लोगों को इन्वॉल्व करना, लोगों की प्रतिभागिता बहुत जरूरी है। जब लोगों को समझ में आएगा कि हम कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं विकास के नाम पर, तभी तो करेक्शन शुरू होगा। और जैसे जैसे लोगों की से बढ़ेगी, वो कहाँ हो सकता है, जब हमारी डेमोक्रेसी हो, हमारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी हो। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहां तो लोगों से कुछ पूछा ही नहीं जाता, उनका कोई कहना चलता ही नहीं है। तो ऐसे में तो कोई भी सरकार अपनी मनमानी करेगी। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा कि अगर आपको लोगों की प्रतिभागिता बढ़ानी है तो आपको लोकतांत्रिकरण और लोगों के सशक्तिकरण को बल देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को अगर आप ज्यादा राइट नहीं दोगे, पावर नहीं दोगे, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो वो कहीं पर भी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हमें ये बोला जाए कि आपको अपने क्लास को डेकोरेट करना है, हम उसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है ना कि देखो ये मैंने बनाया था, ये लगा यहाँ पर, देखो ये मैंने लगाया था। अगर कोई और आकर के मैं आपको सारा सामान ऐसे ही दे दूं और बोलूं अपने हिसाब से, नहीं यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ये होगा, ये होगा, आपको सिर्फ उसको रखना है जगह जगह पे, तो आपको ये फीलिंग आएगी ना कि हमें तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं करा, तो हम ये भी क्यों करें। तो ये जो फीलिंग है, यही आप कंट्री लेवल पे सोचो। अगर सरकार सिर्फ हमारे को बिना हमें इन्वॉल्व करे बस हमारे ऊपर कानून डालती चली जाए तो हमें भी उसको फॉलो करने की इच्छा नहीं होगी, और अगर करेंगे भी हम मजबूरी में फॉलो तो हाफ हार्टेड होगा, वो एफर्ट अच्छा नहीं होगा। इसीलिए लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत मैम। ज्यादा। हाँ जी, बोलो बेटा, कोई डाउट है तो। अच्छा, 2 मिनट मेरे को और दे दो, मैं इसको सम अप करके फिर आपके डाउट्स जो हैं उसको लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो नागरिक समाज को विकसित देश द्वारा प्रतिरक्षित खर्चों में कटौती। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आज के टाइम पर ना उतना हम एजुकेशन पे या स्वास्थ्य पे नहीं खर्च करते सारे ही देश, जितना वो अपने डिफेंस के ऊपर, शस्त्रों को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की संभावनाएं हर समय बनी रहती हैं। तो हमें ऐसे विश्व से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमें हमें सबका कल्याण चाहिए तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए विश्व में शांति।
अगर हर कोई यही करता रहेगा कि अगर 100 रुपया कमा रहा है उसमें से 80 रुपए के वो सिर्फ क्या खरीद रहा है, अपने को बचाने के हथियार और औजार ही खरीदता रहेगा, केवल 20 ही रुपए वो कल्याण के लिए यूज करेगा, तो कल्याण हो नहीं सकता। इसीलिए एक दूसरा जो हमारा विकास की अवधारणा बनी उसमें यही बोला गया कि आपको विकास ऐसा करना है जिससे लोगों का जीवन प्रसन्नचित और शांत बने। ओके, उनका ये दूसरी अवधारणा है जिसमें उन्होंने बोला एक प्रसन्नचित एवं शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो इसको जब आप पूरा पढ़ोगे इसमें कुछ नाम है जैसे रॉबर्ट माल्थस, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इन्होंने बोला था रिसोर्सेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, इसीलिए संतुलन होने के लिए एक सबसे बड़ी शर्त क्या है कि जनसंख्या के ऊपर भी हम कंट्रोल करें, क्योंकि संसाधन अनलिमिटेड नहीं है बट जनसंख्या को आप अनलिमिटेड बढ़ा सकते हो। तो ये जो है इस तालमेल को बराबर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम असमानताओं को कम करना चाहते हैं। ओके, तो ये बेसिकली एक पूरा हमारा जिस्ट है। इसके बाद में भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है ये लास्ट वाला पैराग्राफ, जिसमें ये बात की जा रही है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच का जो विकास है, अगर हम अपनी पुराने उसमें जाएंगे तो एक्चुअली में इंडियन संस्कृति में हम बड़े ही बैलेंस तरीके से चलते थे। जब से हमने ज्यादा मॉडर्नाइज होने की कोशिश करी है तो हमने हर तरीके से अपने को, अपनी संस्कृति को, अपने रिसोर्सेस को, सबको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो इसमें कुछ बुक्स के नाम हैं, यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं, बट एक बारी आप इसको पढ़ जरूर लेना कि ये विचार जो है ये कहाँ कहाँ किस किस रिपोर्ट में आए हैं। सो दैट्स इट, ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। बुक के क्वेश्चंस अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अभी क्या करोगे, जो आपके आज के होमवर्क क्वेश्चंस है वही आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। ये इस तरीके के जो बीच में आर्टिकल्स आते हैं इनके ऊपर भी एक नजर जरूर डाल लो, क्योंकि बोर्ड का जब अब पैटर्न बदलने वाला है हो सकता है उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आए। अभी कुछ पता नहीं है जब तक सैंपल पेपर नहीं आते, बट जैसे कि हमारे पास में ब्लूप्रिंट आया है उसमें वो ज्यादा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन देना चाहते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस की संभावना होती है जिसमें आपको एक कोई आर्टिकल दे दें या कोई न्यूज का आर्टिकल हो या कोई पैराग्राफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें जिसका बेस कहीं ना कहीं आपके चैप्टर से रिलेटेड होगा। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। टेबल्स जो है आगे अभी हम जब प्रैक्टिकल की फाइल बनाएंगे इस चैप्टर के बाद में मैं एक चैप्टर प्रैक्टिकल का लूंगी। अब आज ये खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास से एक चैप्टर हम प्रैक्टिकल का करेंगे ताकि आप प्रैक्टिकल की फाइल को और आगे बना सको। पिछली बार वाला भी बच्चों के पास में था, अब नेक्स्ट का देखेंगे। एक बारी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं।